नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके पर। दोस्तों आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ यूथ कंपटीशन टाइम्स आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 के नए एडिशन में दिए गए प्रश्नों को। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन रेलवे विभाग के लिए होने वाली भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें सभी प्रश्नों को जो है चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज कवर किया गया है और सभी रेलवे की ग्रुप डी और एनटीपीसी स्टेट लेवल 1 और 2 परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को इसमें कवर करवाया गया है और सभी जो प्रश्न है वो आने वाली आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप इन प्रश्नों की वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो में दी गया कंटेंट पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आरआरबी सामान्य अध्ययन में हम इसका पहला भाग इतिहास कर रहे थे और इतिहास में हम जो है पाषाण काल से संबंधित टॉपिक कर रहे थे और दोस्तों हमने इसके जो 6 टॉपिक है वो पूरे हमने कवर कर लिए थे दिए गए प्रश्नों को, जितने भी 6 टॉपिक में थे और उसमें हमने कुल 152 प्रश्नों को कंप्लीट किया था और दोस्तों ये हमारा 7वां टॉपिक है और दोस्तों इसमें हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं 153वें प्रश्न से। दोस्तों प्रश्न हमें दिया गया है, भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? भारत का एक धर्म जोरोआस्ट्रियन मुख्य रूप से किस राज्य में पाया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका महाराष्ट्र राज्य में। महाराष्ट्र राज्य में जोरोआस्ट्रियन यानी कि पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। जोरोआस्ट्रियन पारसी धर्म को मानने वाली अधिकतम आबादी महाराष्ट्र में निवास करती है। इस धर्म के संस्थापक महात्मा जरथुष्ट्र हैं। इस धर्म के जो संस्थापक हैं पारसी धर्म के वो हैं महात्मा जरथुष्ट्र और भारत में इसे पारसी धर्म के नाम से जाना जाता है जो ईरान का प्राचीन काल से प्रचलित धर्म है। आगे प्रश्न है 154वां प्रश्न, नीचे शब्दों के 4 युग्म दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरीके से एक समान है और एक युग्म भिन्न है, कौन सा युग्म शेष से भिन्न है? दोस्तों आंसर है इसका मंदिर हिंदू। मंदिर हिंदू, अवेस्ता पारसी का, तोरा यहूदी का एवं त्रिपिटक बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, जबकि मंदिर हिंदुओं के पूजा करने का स्थान है। अतः विकल्प जो डी है वो अन्य सभी से हमारा भिन्न हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? जैन अवस्था डैश के साथ जुड़ा हुआ है? आंसर है दोस्तों इसका पारसी धर्म। जैन अवस्था पारसी धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र ईरानी थे। इनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में है। यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? यहूदी किस धर्म का पालन करते हैं? दोस्तों आंसर है इसका यहूदी धर्म का। यहूदियों का एक ईश्वरवादी धर्म यहूदी धर्म है जिसका मानना है कि ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव मानव गतिविधियों और रितुआज द्वारा होता है तथा ईश्वर अपना संदेश पैगंबरों के माध्यम से प्रेषित करता है। यहूदी लोग अब्राहम, इसहाक और जैकब को अपना पितामह मूसा को मुख्य पैगंबर मानते हैं। यहूदी धर्म इसराइल और हिब्रू भाषियों का राज धर्म है। निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है? दोस्तों आंसर है इसका तोरा। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी हिब्रू है और यहूदी धर्म ग्रंथ का नाम तनख है। यहूदियों की धर्म भाषा इब्रानी हिब्रू है और यहूदी धर्म ग्रंथ का जो नाम है वो तनख है जो इब्रानी भाषा में लिखा गया है। इसे तालमुद या तोरा भी कहते हैं। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसके अंतर्गत विनय पिटक, सुत्त पिटक व अभिधम्म पिटक का वर्णन मिलता है। गुरु ग्रंथ साहिब सिखों का पवित्र धार्मिक ग्रंथ है जबकि धम्मपद सुत्त पिटक का एक भाग है। दोस्तों आगे हमारे पास है 8वां टॉपिक मौर्य साम्राज्य। दोस्तों प्रश्न शुरू हो रहे 158वें प्रश्न से, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले निम्न में से कौन सा कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी? दोस्तों आंसर है इसका राजगृह। राजगृह राजगृह अजाशत्रु के शासनकाल में पाटलिपुत्र से पहले मगध की राजधानी हुआ करती थी। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। उदयन ने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया था। राजगृह का अपना ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व है। यह महावीर स्वामी तथा गौतम बुद्ध का साधना स्थल रहा है जिसके कारण यह दोनों धर्मों के लिए पूजनीय स्थल है। यहीं पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन अजाशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ था। राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है। राजगृह 5 पहाड़ियों विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, वैभवगिरी से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों, लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश में स्थित है? दोस्तों आंसर है इसका
चंपारण में लोर या नंदनगढ़ स्तंभ बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में बूढ़ी गंडक नदी के किनारे स्थित है। यह मौर्यकालीन स्तंभ है जिसे सम्राट अशोक ने धर्मलेख के तौर पर स्थापित करवाया था। इस मौर्य सम्राट ने लगभग 287 से 268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे। दोस्तों आंसर है इसका अशोक ने। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर लेख उत्कीर्ण करवाए थे। अशोक के शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। अशोक ने अपनी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रजा में प्रसारित करने के लिए तथा धर्म का प्रचार करने के लिए संपूर्ण साम्राज्य में अभिलेखों की स्थापना करवाई। 161वां दोस्तों प्रश्न दिए गए हैं, सम्राट अशोक का पितामह कौन था? सम्राट अशोक का पितामह कौन था? दोस्तों आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। सम्राट अशोक मौर्य वंश का एक महान शासक था। वह बिंदुसार का पुत्र था और चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र था। इसे देवानाम प्रिय एवं प्रियदर्शी आदि नामों के नाम से भी जाना जाता है। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व उसने कलिंग का युद्ध लड़ा और विजयी हुआ। इस युद्ध में हुए भयंकर रक्तपात से आहत होकर उसने युद्ध का त्याग कर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इसने भारत ने अपितु संपूर्ण एशिया में बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का प्रचार किया। इसलिए बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सम्राट अशोक ने अपने पुत्र व पुत्री क्रमशः महेंद्र व संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? निम्न में से कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? दोस्तों आंसर है इसका गिरनार। गिरनार गुजरात में जूनागढ़ के निकट स्थित पहाड़ियां हैं। गिरनार की पहाड़ियों से पश्चिम और पूर्व दिशा में भादस, रोहंजा, शतरुंजी और घेला नदियां बहती है। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। इन पहाड़ियों पर मौर्य सम्राट अशोक का चतुर्दश शिलालेख अंकित है। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक था। वह ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। लगभग 260 ईसा पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? दोस्तों आंसर इसका अशोक ने। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। लगभग 261 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। कलिंग युद्ध मौर्य साम्राज्य और कलिंग राज्य के बीच लड़ा गया था जो वर्तमान में ओडिशा और आंध्र प्रदेश का उत्तरी भाग है। जिसके परिणाम स्वरूप अशोक ने कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभन को हराकर कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए रक्तपात को देखकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया और वह अहिंसा के मार्ग पर चल पड़ा। अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन डी प्राकृत। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, अरमाइक तथा यूनानी भाषा में लिखे गए हैं किंतु अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक ने राष्ट्रीय भाषा एवं लिपि के रूप में पाली भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया। भारतीय क्षेत्र में पाए गए अभिलेखों की लिपि ब्राह्मी है। भारत के बाहर पाए गए कुछ शिलालेखों की लिपियां खरोष्टी, अरमाइक तथा यूनानी है। अगला प्रश्न दोस्तों 165वां प्रश्न है हमारे सामने, मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? दोस्तों आंसर है इसका ऑप्शन ए स्वर्णगिरी को। मौर्य शासन के दौरान स्वर्णगिरी को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तथा यह दक्षिणी प्रांत की राजधानी थी। सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। दोस्तों आंसर है इसका यूनानी। ये यहाँ पे आएगा दोस्तों यूनानी शासक। सेल्यूकस निकेटर नामक यूनानी शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का प्रमुख सेनापति था। सिकंदर की मृत्यु के पश्चात वह सीरिया यूनान का शासक बना। सिकंदर द्वारा विजित प्रदेशों को उसने पुनः अधिकार में लेने के उद्देश्य से
उसने 305 ईसा पूर्व भारत पर आक्रमण किया, परंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप चंद्रगुप्त को सेल्यूकस से 4 प्रांत अराकोसिया, कंधार, पेलोपोनेसिडाई, काबुल, एरिया, हेरात व जडोसिया मकरान तट मिले तथा सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने 500 हाथी दिए। इसी संधि के फलस्वरूप सेल्यूकस निकटर ने मेगस्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख डैश से बना था। दोस्तों आंसर है इसका बलुआ पत्थर से। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है। अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख धर्मचक्र प्रवर्तन की घटना का स्मारक है, जिसकी स्थापना धर्म संघ की अशुद्धता बनाए रखने के लिए हुई थी। यह चुनार के बलुआ पत्थर के लगभग 45 फुट लंबे प्रस्तर खंड का बना हुआ है। धरती में गड़े हुए आधार को छोड़कर इसका दंड गोलाकार है, जो ऊपर की ओर क्रमशः पतला होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? दोस्तों आंसर है इसका सिंधु नदी। सिंधु नदी 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और सिंधु नदी को पार करने के बाद वह तक्षशिला की ओर बढ़ा। उसके बाद उन्होंने झेलम और चिनाब नदियों के बीच स्थित पंजाब के शासक राजा पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। इस लड़ाई को हाइडेस्पीज या झेलम वितस्ता के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में पोरस की हार हुई। डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। दोस्तों आंसर है इसका सांची का स्तूप। सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक द्वारा 30वीं सदी ईसा पूर्व में भगवान बुद्ध के सम्मान में करवाया गया था। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित छोटा सा गांव है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सांची स्तूप को वर्ष 1989 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान किया गया था। धामेक स्तूप उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित बौद्ध धार्मिक स्थल है। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में ही भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रथम उपदेश दिया था। धामेक स्तूप की नींव अशोक ने 249 ईसा पूर्व में रखी थी तथा इसका विस्तार कुषाण काल में हुआ था। यह स्तूप पूर्ण रूप से गुप्त काल में तैयार हुआ। बौद्ध संरचना धामेक स्तूप कहाँ पर है? आंसर है दोस्तों इसका सारनाथ में। धामेक जो स्तूप है वो सारनाथ में है। तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा करवाया गया था? तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा कराया गया था? दोस्तों आंसर है इसका अशोक के द्वारा। तृतीय बौद्ध परिषद संगति का आयोजन 250 ईसा पूर्व में अशोक के द्वारा पाटलिपुत्र में कराया गया था। इसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्तिस द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य संघ भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्थायित्व प्रदान करना था। इसमें जो धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। इसमें धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संपादित किया गया एवं तीसरे पिटक अभिधम्म पिटक को जोड़ा गया। ज्ञातव्य है कि प्रथम बौद्ध संगति में बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटकों विनय पिटकों तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया था। आगे है दोस्तों प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उनके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? दोस्तों हमें गलत कथन बताना है। कथन दिए गए हैं। उन्होंने सिकंदर अलेक्जेंडर से मुलाकात की और उसकी सेना में शामिल हुए ताकि मैसेडोनियन युद्ध कौशल को सीख सके। दूसरा दोस्तों दिया गया है बैरम खां उनका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। तीसरा दोस्तों हमारा कथन है चंद्रगुप्त मौर्य को पहले अखिल भारतीय लगभग साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। तीसरा दोस्तों चौथा हमारा दोस्तों हमारा कथन है कि साम्राज्य के पुरातात्विक साक्ष्य कई कस्बों और शहरों के अस्तित्व को दर्शाते हैं, जिसमें प्रमुख राजधानी पाटलिपुत्र है। तो दोस्तों हमें गलत कथन बताना है। तो हमारा जो गलत कथन है वो दोस्तों हमारा ऑप्शन बी है, बैरम खां उनका
सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था। दोस्तों जो बैरम खां हैं वो अकबर के संरक्षक थे, अकबर के संरक्षक थे। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित गलत कथन दिया गया है। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम भारतीय अखिल जो साम्राज्य है उसकी स्थापना का श्रेय दिया जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य को प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज की कृति इंडिका चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आया था। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्मावलंबी था तथा उसने जैन क्रिया संलेखन विधि द्वारा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अपने प्राण त्याग दिए, जबकि बैरम खां अकबर का संरक्षक था। 175वां प्रश्न है, अशोक तर्क सिद्ध रूप से प्रारंभिक भारत के सबसे प्रसिद्ध शासक थे जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की। वे डैश के पोते थे। दोस्तों आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के कलिंग का प्रख्यात युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के बीच 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। सम्राट अशोक मौर्य वंश के शासक बिंदुसार के पुत्र तथा चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे। इस युद्ध का वर्णन सम्राट अशोक के 13वें शिलालेख में है और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बाद 8वें वर्ष में यह युद्ध जो है वो लड़ा गया था। ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासनकाल के दौरान इसे क्या कहा जाता था? दोस्तों आंसर है इसका उत्तरापथ। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। मौर्य काल में इस सड़क को उत्तरापथ के नाम से जाना जाता था। यह मार्ग गंगा नदी के किनारे से होते हुए गंगा के मैदान पार पंजाब के रास्ते तक्षशिला को जाता था। 8 चरणों में निर्मित यह राजमार्ग पेशावर, तक्षशिला, हस्तिनापुर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र और त्रामलिप्त के शहरों को जोड़ता था। मुगल काल में मौर्य काल के बाद इस मार्ग में तब बड़ा बदलाव हुआ जब इस मार्ग का ज्यादातर भाग शेरशाह सूरी के द्वारा नए सिरे से पुनर्निर्मित कराया गया। सासाराम अपने गृह नगर के साथ आगरा तथा अपनी राजधानी को जोड़ना। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। शेरशाह के देहांत के बाद इस सड़क का नाम सड़क ए आजम उनके नाम पर समर्पित कर दिया गया। इसके बाद मुगल शासकों ने इसे पश्चिम में खैबर दर्रे को पार कर काबुल तक और पूर्व में बंगाल के चटगांव बंदरगाह तक बढ़ाया। अंग्रेजों के काल में 17वीं शताब्दी में इस मार्ग का ब्रिटिश शासकों ने पुनर्निर्माण किया और इसका नाम बदलकर ग्रैंड ट्रंक रोड कर दिया। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त एवं शांति प्रिय सम्राट और डैश के अनुयायी बन गए। दोस्तों आंसर है इसका बौद्ध धर्म के। कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिशोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर चित्त व शांति प्रिय सम्राट और बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक जो थे वो दोस्तों वो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? दोस्तों आंसर है इसका विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु विष्णुगुप्त और अन्य नाम इनका चाणक्य व कौटिल्य था। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। यह पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहा। उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? उदयन ने मगध की राजधानी को किस शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया गया? दोस्तों आंसर है इसका राजगीर में। उदयन जो कि 461 से 445 ईस्वा पूर्व अपने पिता अजातशत्रु हर्यक वंश की हत्या करके मगध का शासक बना। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार उदयन गंगा व सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की तथा उसे राजगीर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। यह जैन धर्मावलंबी शासक था। यह जैन धर्मावलंबी शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 180वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है? दोस्तों आंसर है इसका इंडिका। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। वह सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। उसने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्य युगीन समाज एवं संस्कृति के विषय में लिखा है। हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट ने लिखी थी। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की पुस्तक है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास की पुस्तक है। दोस्तों वीडियो में दिए गए कंटेंट पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरे एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न दिया गया हमें 181वां प्रश्न है दोस्तों, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख निम्न में से किस लिपि में लिखे गए हैं? दोस्तों आंसर है इसका ब्राह्मी। अशोक के प्राप्त प्राचीनतम अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। अभी तक अशोक के कुल 40 अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। सर्वप्रथम 1837 में जेम्स
प्रिंसेप नामक विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सफलता हासिल की थी। शहबाजगढ़ी एवं मानेसरा के अभिलेख रोशनी लिपि एवं तक्षशिला एवं लघु मान के अफगानिस्तान अभिलेख अरमाइक एवं ग्रीक लिपि में उत्कीर्ण है। इसके अतिरिक्त अशोक के समस्त शिलालेख, लघु शिला स्तंभ लेख एवं लघु लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण हैं। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया था? दोस्तों आंसर है इसका कौटिल्य। चाणक्य, विष्णुगुप्त कौटिल्य मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनके द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र, राजनीति, अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है। इनके द्वारा रचित जो अर्थशास्त्र है वो राजनीति, अर्थनीति आदि का महान ग्रंथ है। इसी पुस्तक में कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया है। इंडिका मैगस्थनीज के द्वारा रचित पुस्तक है। इसका संबंध भी मौर्य काल से है। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इन धर्म प्रचारकों में उनका पुत्र डैश एवं पुत्री डैश भी शामिल थे। दोस्तों आंसर है इसका महेंद्र एवं संघमित्रा। पुत्र का नाम था दोस्तों इसमें महेंद्र और पुत्री का नाम था संघमित्रा। पुत्री का नाम था संघमित्रा। ये अशोक की पुत्री का नाम था संघमित्रा, अशोक के पुत्र का नाम था महेंद्र। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को उद्धार कर सके। इसने बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। सम्राट अशोक का नाम देवानाम प्रिय है। उनका शासनकाल 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से राजा संघमित्रा और महेंद्र वर्मन के पिता थे? दोस्तों आंसर है अशोक। आगे है प्रश्न, डैश ने धर्म विजया धार्मिकता द्वारा विजय की नीति की विकसित की? दोस्तों आंसर है इसका अशोक ने। मौर्य राजवंश के चक्रवर्ती सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर शासन किया है। अशोक ने धर्म विजय या धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में डैश पर विजय थी, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। दोस्तों आंसर है इसका उड़ीसा। कलिंग युद्ध अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध था। यह युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया। इस युद्ध में भयंकर नरसंहार हुआ, जिसे देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने हिंसा त्याग दी। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार भी किया। उसने अपने संसाधन और प्रजा की भलाई में लगा दिए तथा धर्म की स्थापना की। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। आधुनिक युग में कलिंग को उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों 187वां प्रश्न, अशोक ने डैश के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था? दोस्तों आंसर है इसका कलिंग। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? दोस्तों आंसर है इसका 261 ईसा पूर्व। 261 ईसा पूर्व। भारतीय इतिहास में कलिंग के युद्ध का प्रमुख स्थान है। यह युद्ध महान सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व में लड़ा था, जिसमें सम्राट अशोक विजयी हुए। कलिंग युद्ध का वर्णन एवं अशोक के हृदय परिवर्तन की बात जो है वो अशोक के 13वें शिलालेख में वर्णित है। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय को उल्लेख किया गया है? दोस्तों आंसर है इसका 13वें। अशोक के 13वें शिलालेख से कलिंग युद्ध के विषय में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार से विचलित होकर अशोक ने युद्ध नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त का पुत्र डैश मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था? दोस्तों आंसर है इसका बिंदुसार। चंद्रगुप्त का पुत्र बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। वायु पुराण में इसे भद्रसार या वारिसर कहा गया है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। इसके दरबार में यूनानी राजदूत डाइमेकस आया था। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने इसे 16 राज्यों का विजेता बताया है। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक डैश का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था? दोस्तों आंसर है इसका बिंदुसार। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त
मौर्य का अधिकारी जो है वो बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक जो है वो अवंती का राज्यपाल था। 192 प्रश्न है, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? दोस्तों आंसर है इसका बिंदुसार के। सम्राट अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सुशी मौर्य शासक बिंदुसार का ज्येष्ठ पुत्र तथा अशोक का सौतेला भाई था। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थरों के तख्तों पर अपने डैश आदेश उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थानों पर स्थापित किया, ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके। दोस्तों आंसर है इसका 14। दोस्तों आंसर आएगा इसका 14। सम्राट अशोक ने 14 शिलालेख उत्कीर्ण करवाए, ताकि लोग उसके अनुसार जो है वो आचरण कर सके। अशोक महान डैश से संबंधित थे। अशोक महान डैश से संबंधित थे। दोस्तों आंसर है इसका मौर्य वंश से। महान जो अशोक हैं वो मौर्य वंश से संबंधित थे। महान सम्राट अशोक किस वंश के थे? दोस्तों आंसर है इसका मौर्य वंश के। मौर्य वंश के। 196 प्रश्न है, डैश मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी? दोस्तों आंसर है इसका पाटलिपुत्र। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 323 ईसा पूर्व में की थी। इन्होंने नंद वंश के शासक घनानंद को पराजित कर मौर्य साम्राज्य को स्थापित किया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें डैश प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? दोस्तों आंसर है इसका मौर्य वंश के, यानी कि मौर्य प्रशासन के। कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य यानी कि 323 से 298 ईसा पूर्व के प्रधानमंत्री थे। अर्थशास्त्र कौटिल्य के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है। उन्होंने चंद्रगुप्त के प्रशासन के उपयोग तथा मौर्य काल के इतिहास को जानने के लिए इस ग्रंथ की रचना की थी। इसमें राज्य व्यवस्था, कृषि, न्याय एवं राजनीति आदि के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया है। अगला प्रश्न है, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? दोस्तों आंसर है इसका विष्णुगुप्त। मेगस्थनीज जो भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था। उसका संबंध किस देश से था? आंसर है दोस्तों इसका यूनान से। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी सम्राट सेल्यूकस के राजदूत के रूप में भारत आया था। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डैश कहा जाता था? दोस्तों आंसर है इसका रज्जु। सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12वें वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की, जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को रज्जु कहा जाता था। दोस्तों एक प्रश्न दोस्तों दिया गया है, किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? दोस्तों आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। मुद्रा राक्षस की रचना विशाख दत्त ने की थी। इस ग्रंथ से मौर्य इतिहास मुख्यतः चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन पर प्रकाश पड़ता है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल तथा कुलहीन कहा गया है। 202 प्रश्न है, मौर्य वंश को किस वंश ने समाप्त किया? दोस्तों आंसर है इसका शुंग वंश ने। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की स्थापना की। इस वंश का शासन उत्तर भारत में 187 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व तक यानी 112 वर्ष तक रहा था। पुष्यमित्र शुंग इस राजवंश का प्रथम शासक था। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? दोस्तों आंसर है इसका बृहदत्त। बृहदत्त। दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक मौर्योत्तर काल, और दोस्तों ये हमारा 9वां टॉपिक है। प्रश्न है दोस्तों 204 प्रश्न से, किस मूल भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे? दोस्तों आंसर है इसका सातवाहन वंश ने। सातवाहन वंश ने। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन राजवंश ने अपने शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए। सातवाहन शासकों द्वारा सर्वप्रथम शीशे के सिक्के जारी किए गए। इसके अतिरिक्त उन्होंने चांदी, तांबा, कांसा, कोटीन आदि के सिक्के भी चलाए। सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक ने की थी। सातवाहन शासकों ने अपनी राजधानी प्रतिष्ठान में स्थापित की। दिए गए विकल्पों में से कौन सा कथन सही नहीं है? दोस्तों सही जो नहीं है वो आपको बताना है। दोस्तों हमें दिए गए हैं कथन, बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान नेपाल में स्थित है। उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। और हमें डी दिया गया है, चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। तो दोस्तों ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही नहीं है। जीवक बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। जीवक जो थे दोस्तों वो बुद्ध के निजी चिकित्सक थे। चरक गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक नहीं थे।
बल्कि कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। इनके द्वारा रचित चरक संहिता एक प्रसिद्ध आयुर्वेद ग्रंथ है, जबकि बौद्ध धर्म ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान लेपाल लुम्बिनी में स्थित है और उपगुप्त ने अशोक को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। ये सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों 206 प्रश्न, कनिष्क किस वंश से संबंधित थे? दोस्तों आंसर है इसका कुषाण। कनिष्क कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। इसने 78 ईस्वी में अपना राज्यारोहण किया तथा इस उपलक्ष्य में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है तथा जिससे भारत सरकार के द्वारा ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ 22 मार्च 1957 से भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में प्रयोग में लाया जाता है। 78 ईस्वी को शक युग का आरंभ भी माना जाता है। इसके शासनकाल में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान तथा महायान में हो गया। कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। 207 प्रश्न है, कनिष्क डैश वंश का सम्राट था? दोस्तों आंसर है इसका कुषाण। शक युग आरंभ हुआ था। शक युग आरंभ हुआ था। दोस्तों आंसर है इसका सन 78 ईस्वी में। सन 78 ईस्वी में। कुषाण राजाओं में सबसे मशहूर डैश थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे। दोस्तों आंसर है इसका कनिष्क। कुषाण शासकों में सबसे प्रसिद्ध कनिष्क 78 ईस्वी से 101 या 102 ईस्वी तक थे, जो कुषाण राजवंश के तीसरे शासक थे। इसकी राजधानी पुरुषपुर पेशावर थी। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसेस था। कनिष्क भारतीय इतिहास में अपनी विजय, धार्मिक प्रवृत्ति, साहित्य, कला प्रेमी होने के नाते विशेष स्थान रखता है। 210 प्रश्न दोस्तों दिया गया है, ईसा पूर्व डैश शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया। पहली, दोस्तों आंसर आएगा इसका पहली शताब्दी की शुरुआत में। ईसा पूर्व पहली शताब्दी के आरंभ में 15 ईस्वी में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया था। कुषाण वंश का संस्थापक कुजुल कुडफिसेस था जो चीनी समुदाय से संबंधित था। इस वंश का सबसे महत्वपूर्ण शासक कनिष्क था जो 78 ईस्वी में राजा बना। कनिष्क बौद्ध धर्म का अनुयायी था। कनिष्क जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उसके शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन कुंडलवन कश्मीर में किया गया था। दोस्तों ये हमारा अंतिम प्रश्न है। 211वां प्रश्न, ओडिशा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख कलिंग के राजा डैश ने लिखा था? दोस्तों आंसर है इसका खारवेल ने। ओडिशा में उदयगिरी नामक पहाड़ी की गुफा में एक शिलालेख प्राप्त हुआ जो हाथी गुम्फा शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध है। इसे तिथि रहित अभिलेख भी कहते हैं। इसे कलिंग के राजा खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। यह लेख प्राकृतिक भाषा में है और प्राचीन भारतीय इतिहास में इसका बहुत अधिक महत्व है। दोस्तों इसी अंतिम प्रश्न के साथ आरआरबी सामान्य अध्ययन 2024 के नए एडिशन में दिए गए 211 प्रश्न तक हमारे पूरे कवर होते हैं। दोस्तों वीडियो में दिया गया कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे यूट्यूब चैनल धमाका जीके को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आगे भी आपको मेरी एग्जाम रिलेटेड वीडियो मिलते रहे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।